थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ +1 अकाउंटेंसी। इसके टोटल 3 लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्ड और अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसका चौथा लेक्चर रिकॉर्ड और अपलोड करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे और उसके बाद इसके जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग देखा था। अकाउंटिंग का थ्योरी बेस में क्या क्या कवर होता है, फंडामेंटल प्रोपोजिशंस, नॉर्म्स, रूल्स एंड प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने देखा था जी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं इसको जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, यानी कि गैप बोलते हैं। और ये गैप का हम लोगों ने मीनिंग देखा था, इसका नेचर, फिर हम नेचर देखा था। फिर हमने देखा था ये गैप जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो प्रकार के हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कंसेप्ट। फिर हमने इन दोनों के बीच अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बीच का डिफरेंस देखा था। फिर हमने देखा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फीचर क्या है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नेसेसिटी क्या है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स में सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हैं वो टोटल 11 हैं, 3+8। जो तीन जो है ना ये बड़े ही फंडामेंटल हैं, इसको विशेष तौर पर आपको याद होना चाहिए। तीन जो फंडामेंटल हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, ये हमने तीनों कवर कर लिए थे। फिर हमने देखा था जी 4 से लेकर 11 तक जो टोटल 8 हो जाते हैं, वो सारे के सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये अकाउंटिंग की कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स जो तीन हैं, अकाउंटिंग की कन्वेंशंस, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, ये सब हमने कवर करा था। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS या फिर इंड AS, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पूरा कवर करा दिया है मैंने आपको। ठीक है जी। तो ये तो अब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे नहीं, इसकी रिवीजन हम लोग नहीं करेंगे। जो ऊपर ऊपर का पार्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन तक का, उसकी हम रिवीजन करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को हम कवर करेंगे। ठीक है जी। आइए देखते हैं। ठीक है, फिर उसी पैराग्राफ से स्टार्ट करता है। कह रहे हैं अकाउंटिंग की थ्योरी में क्या क्या कवर होता है। कह रहे हैं अकाउंटिंग थ्योरी कंसिस्ट ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन, प्रिंसिपल, नॉर्म्स, गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क, फंडामेंटल प्रोपोजिशन, कस्टम, कंसेप्ट, ट्रेडिशन, पैरामीटर, असम्पशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, थ्योरेटिकल आइडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो जितने मर्जी नाम से आप पुकार लीजिए, चाहे प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, थ्योरेटिकल आइडिया, सारे के सारे क्या है, अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल बेस है। ठीक है जी। इन सब के अलावा ये कहते हैं जी ICAI ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं वो भी अकाउंटिंग की थ्योरी का ही पार्ट है। अब कह रहे हैं जी जो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं ना, वो नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस जो रजिस्टर्ड है उनके ऊपर लगते हैं। जो भी एंटरप्राइजेज है, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, इसके अलावा जो भी वर्जन हमने अदर देन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं जो ICAI ने इशू किए हैं। कंपनी, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उसे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करा लिया, तो कंपनी एक्ट ने कुछ एक AS को नोटिफाई किया हुआ है। तो वो वाले जो कंपनी एक्ट 2013 ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करे हुए हैं वो कंपनीज पर लगते हैं और वो कंपनीज के लिए मैंडेटरी भी है। ठीक है जी। देखिए ये जो थ्योरेटिकल आइडियाज में इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, इन सब सारे शब्दों को याद करने के लिए मैंने आपको एक कीवर्ड्स का दिया था। कीवर्ड से आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। कीवर्ड्स है CP जाओ, गर्लफ्रेंड घुमाओ, CCTV पार्ट्स लाओ। C से कन्वेंशन, P से प्रिंसिपल, G से गाइडलाइंस, F से फंडामेंटल प्रोपोजिशंस, C से कस्टम्स, C से कंसेप्ट, T से ट्रेडिशन, V इज ब्लैंक, P से पैरामीटर, A से अकाउंटिंग एजम्पशंस और R से रेगुलेशंस, T से थ्योरेटिकल आइडियाज। इस मेमोरी कोड से आपको थ्योरेटिकल आइडियाज में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड याद रहेंगे। ठीक है जी। अभी कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है। कह रहा है जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना, सभी के सभी अकाउंटेंट्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और सभी के सभी अकाउंटेंट अब अपनी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो बनाते हैं इसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, जिससे अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ठीक है जी। तो अब ये कह रहे हैं जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है स्टेटिक इन नेचर नहीं है। जैसे जैसे गवर्नमेंट के लॉज रेगुलेशन चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज करते रहते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो प्रकार के हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग की एजम्पशन, रूल्स और बेसिक थ्योरेटिकल आइडियाज, ये तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं। देखिए एक एजम्पशन है जी अकाउंटिंग की गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग की गोइंग कंसर्न एजम्पशन बोलती है कि हम ये मानकर चलते हैं जी हमारा जो बिजनेस है वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, वो फोर्सिएबल फ्यूचर, जितना फ्यूचर हम देख पाते हैं उतने फ्यूचर तक वो चलेगा।
जो आप अपने बिजनेस में जितनी भी अकाउंट्स की, हम अपने बिजनेस में जितनी भी अकाउंटिंग की रिकॉर्ड्स की ट्रांजैक्शन करेंगे वो इसी गोइंग कंसर्न असम्पशन के बेसिस पर करते हैं। और ये अकाउंटिंग के रूल्स भी हैं। जैसे एक रूल मैंने आपको बताया था कि एक्रूवल का रूल कहता है जी जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन हो जाए उस वक्त उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो, चाहे आपने उसके बदले में कैश लिया है या नहीं लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और जी जो भी थ्योरेटिकल आइडियाज हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं। अब है जी अकाउंटिंग की कन्वेंशन। अकाउंटिंग की कन्वेंशन क्या है? अकाउंटिंग के कस्टम और ट्रेडिशन, अकाउंटिंग की जो परंपराएं चलती आ रही है ना, वो अकाउंटिंग की कन्वेंशन कहलाते हैं। ऑल्दो अकाउंटिंग के कंसेप्ट और अकाउंटिंग की कन्वेंशन दोनों के दोनों अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, लेकिन उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। कंसेप्ट को तो कहता है अकाउंटिंग के रूल्स और एजम्पशन अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं, और अकाउंटिंग की कस्टम्स और ट्रेडिशन जो चली आ रही थी वो अकाउंटिंग की कन्वेंशंस हैं। अब कन्वेंशंस के लिए वो एक एग्जांपल, तीन इसने कन्वेंशन पार्ट डिवाइड करी है: फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी और प्रूडेंस। देखिए अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट जो भी मटेरियल नेचर की हैं, जो एज पर लॉ रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोज करने की, उसको आप फुल डिस्क्लोज करोगे, और वो फुल डिस्क्लोज होता आ रहा था, उनका ट्रेडिशन था। उसके अलावा एक कन्वेंशन मटेरियलिटी की बोलती है कि जो अकाउंटिंग में इमटेरियल ट्रांजैक्शन है, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है, उसे आप रिकॉर्ड ही मत करो, उसे इग्नोर कर दो। ये अकाउंटिंग की दूसरी कन्वेंशन है। ठीक है जी, तो ये इसको इन्हें बस ये तीन को आपने इसने कन्वेंशन डाल दिया, और बाकी के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इसने अकाउंटिंग के कंसेप्ट में डाल दिया। ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है जी। अब अकाउंटिंग की कन्वेंशंस में लगाने में ना पर्सनल जजमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। अब अकाउंटिंग की कौन सी आइटम मटेरियल है, कौन सी आइटम मटेरियल नहीं है, ये अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट पे रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो है ना, अकाउंटिंग के ये वाले जो कंसेप्ट्स हैं, इनमें पर्सनल जजमेंट इतनी नहीं होती है। ठीक है जी। तो पर्सनल जजमेंट के कारण ये अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस हैं बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के कंसेप्ट इतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो अब ये इसने कह रहा है जी अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग की कन्वेंशन में अंतर बताओ। तो ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये पैराग्राफ लिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक कहती है आप कन्वेंशन और कंसेप्ट में ज्यादा अंतर मत ढूंढो, आप उसके सिमेंटिक्स में मत जाओ, आप उसके शाब्दिक अर्थ में मत जाओ। आप जो कंसेप्ट और कन्वेंशन के अंदर जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, उन प्रिंसिपल के अर्थ को, उसके भावार्थ को, उसको वो क्या कहना चाहते हैं उसको अच्छे से समझ लियो, उतना आपके लिए काफी है। ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट क्या है और कन्वेंशन क्या है। अब इसने कह रहा है जी अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं इसका फीचर बताओ। सबसे पहला फीचर तो यही कह रहा है जी अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल हैं मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, ये कोई लेबोरेटरी में बन करके नहीं आए हैं, ये केमिस्ट्री या फिजिक्स के नियम नहीं है। इंसानों ने, इंसानों की ऑर्गेनाइजेशन ने, आईसीआई ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये सब बैठे हैं, उनके बाद इन्होंने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बनाए हैं। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल भी हैं, ये समय के अनुसार चेंज हो सकते हैं। ठीक है जी। ये ज्यादा रिजिड नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अगर कोई चेंज होता है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी चेंज हो सकता है। तीसरा कहता है जी अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जर्नली एक्सेप्टेड हैं। जर्नली एक्सेप्टेड का मतलब क्यों है? सभी अकाउंटेंट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ने इसको जर्नली एक्सेप्ट क्यों कर लिया है? क्योंकि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल लगाने से जो हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आती है उसमें ये तीन तीन फीचर्स होते हैं। अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत ही रेलेवेंट नेचर की होती है, बड़ी रेलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने से। दूसरा कह रहा है जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने से जो हमारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है उसमें कोई बायसनेस नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं कर सकता अकाउंटिंग का अकाउंटेंट, या कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता अगर हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल लगाते हैं। तीसरा कह रहा है जी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल लगाना बहुत ही आसान है, विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और विदाउट अनड्यू कॉस्ट। कोई ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आती है और कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इसलिए ये इसका तीसरा फीचर है, जर्नली एक्सेप्ट किए जा चुके हैं। फिर कहते हैं जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने बनाए क्यों, इसकी नेसेसिटी क्यों है? कहते हैं जी हमारी ना समय के साथ परिवर्तन होता गया। किसी समय में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ बिजनेस ओनर को थी। बिजनेस ओनर जानना चाहता था उसने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया, कितना उधार लिया हुआ है, कितना उधार दिया हुआ है, उसके लिए इतना जानना काफी था। लेकिन समय के अनुसार बिजनेस की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन बहुत सारे यूजर्स को चाहिए, क्रेडिटर को चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए, जनरल पब्लिक को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए। तो इन सब को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक कॉमन अकाउंट के प्रिंसिपल्स बना दिए गए। जब सारे के सारे ओवर द वर्ल्ड और ओवर द हिंदुस्तान में उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज करके अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे, तो ये जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर, इन सबको पता है कि कौन से प्रिंसिपल यूज किए गए हैं, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। दूसरा कह रहा है जी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल सभी फॉलो करेंगे तो उससे अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी भी आएगी और
कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, साल दर साल उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और कह रहा है जी मीनिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो जनरेट होगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने के बाद वो बड़ी ही मीनिंगफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। ये इसकी नेसेसिटी थी। अब आ गया जी ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें 3 प्रिंसिपल बड़े ही फंडामेंटल हैं। जैसे हम बिल्डिंग की नींव खोदते हैं उसी प्रकार हम बिल्डिंग की नींव खोद रहे हैं एक प्रकार से। इतने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं ये। हम अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स की नींव खोद रहे हैं। तो वो 3 जो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे पहला है गो से गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कहता है जी हमारे जो अकाउंटिंग की लाइफ है हम मान के चलते हैं इनफाइनाइट पीरियड तक लाइफ है। इनफाइनाइट पीरियड तक जितना फ्यूचर हम देख सकते हैं उतने फ्यूचर तक तो हमारा बिजनेस ही बिजनेस चलेगा और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को क्लोज डाउन करें या फिर उसके ऑपरेशन को स्केल डाउन करें या हम अपने बिजनेस को छोटा करें। तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है जी। तो इसी के कारण हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं और इसी के कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो खर्चा हमें 1 साल से अधिक का बेनिफिट देता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हम ये मान के चल रहे हैं ना कि हमारा पीरियड हमारा बिजनेस 1 साल से अधिक चलेगा, इसी कारण तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को 1 साल से ज्यादा मान के हुए 1 साल से ज्यादा बुक करते हैं। ठीक है, हमें यही ना पता हो बिजनेस कब चलेगा, कब तक चलेगा, 6 महीने ही बंद हो जाएगा, साल में, 2 साल में, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने का और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। सारे एक्सपेंडिचर एक ही प्रकार के हो जाएंगे। लेकिन हम मानते हैं हमारा बिजनेस 1 साल से अधिक चलेगा, इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को 1 साल से अधिक बुक करते हैं। मशीनरी लेकर के आते हैं 10 साल की तो कहते हैं 10 साल तक इसके खर्चे बुक करेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस फोर्सिएबल 10 साल तक तो चलेगा ही चलेगा गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अकॉर्डिंगली। अब कह रहे हैं जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में कहता है जो आपने बिजनेस का प्रिंसिपल एक बार लगा दिया उसी प्रिंसिपल को हर साल लगाएंगे, उसे साल 2 साल में चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल मैंने आपको दिया था अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन लगाने के 2 तरीके हैं। एक अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन हम लगा सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू से, एक अकाउंटिंग में बिजनेस में डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं मशीनरी के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से। कह रहे हैं आप या तो स्ट्रेट लाइन चूज कर लो या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लो। लेकिन जो एक मेथड आपने चूज कर दिया साल दर साल उसी मेथड को आप लगाओ, ठीक है जी, उसे चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हम कभी चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं? अगर हमारे को लगता है कि उसको चेंज करने से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का बेटर डिस्क्लोजर होगा या फिर एज पर लॉ और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको चेंज करना जरूरी है, ठीक है जी। कहते हैं जी हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को चेंज करा ना तो हम उसको बताएंगे कि हमने किस नेचर का अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, उसका इफेक्ट क्या होगा और उसको जस्टिफाई करेंगे कि हमने क्यों चेंज करा है। ये तीनों कंडीशन आप सेटिफाई कर दो तो आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल साल दर साल सेम रहेंगे। तीसरा कह रहा है जी अकाउंटिंग में एक्रूवल एजम्पशन। एक्रूवल एजम्पशन बोलती है जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन हो जाए, व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू, जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन हो जाए, व्हेन ट्रांजैक्शन हो जाए उस वक्त उसको रिकॉर्ड कर दो, चाहे उसके बदले में आपको पैसा मिला है चाहे पैसा नहीं मिला है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड इनटू, जिस वक्त ट्रांजैक्शन हो जाए उस वक्त इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो। तो बिजनेस में कोई भी एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, सारी की सारी ट्रांजैक्शन को हम एक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। अब देखो ऐसा है जी ये एक्रूवल बेसिस पे ट्रांजैक्शन करने के कारण ना हमारे को बिजनेस में बड़ी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएंगी। अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने हो गए लेकिन अभी पे नहीं किए, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पे कर दिए लेकिन अभी अभी ड्यू ही नहीं हुए थे, एक्रूवल एक्रूड इनकम, इनकम एक्रूड इनकम है जो हमने अर्न कर ली, ठीक है जी, लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में कह रहा है हमने इनकम रिसीव नहीं की लेकिन एडवांस में हमने उसको ले लिया। तो सारी की सारी अकाउंटिंग की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये एडजस्टमेंट हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अच्छे से देखेंगे, ठीक है जी। अब इसने एग्जांपल दे दिया, कहता है जी 20 दिसंबर को हमने ऑर्डर आ गया गुड्स का और 20 मार्च 2025 को गुड्स जो है डिलीवर हो गया, लेकिन पेमेंट जो हुई है 10 अप्रैल 2025 को हुई है। तो हम अपनी बुक्स में एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंगली 20 मार्च 2025 जब गुड्स डिलीवर हो गया, जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो गई, जिस वक्त ट्रांजैक्शन अकर्ड हो गई, हम रिकॉर्ड कर देंगे अपनी बुक्स में, ठीक है जी। पेमेंट कब आई, ऑर्डर कब आया, उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। ये डिफरेंस नहीं पढ़ना था आपको, ठीक है जी। ये तो हमारा पहला लेक्चर हो गया। अब हम दूसरे लेक्चर पर चलते हैं। हमने दूसरे लेक्चर में क्या क्या सीखा था। दूसरे लेक्चर में हमने फिर बाकी के अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखे थे। हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखा था
अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट बोलता है, क्या बोलता है जी? वो अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि आपका बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है, बिजनेस के क्रेडिटर अलग है, बिजनेस के मैनेजर अलग है, बिजनेस के और भी कोई पार्टी हो तो अलग है। इसलिए हम कोई बुक्स, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में कोई बुक्स बनाते हैं तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते हैं। इसका इंपैक्ट क्या आता है? इसका इंपैक्ट ये आता है कि बिजनेस ओनर बिजनेस में जो कैपिटल देता है तो बिजनेस उसको मान के चलता है कि उसने बिजनेस ओनर से वो कैपिटल उधार में ली हुई है। जिस प्रकार उसने बैंक लोन लिया हुआ है, जिस प्रकार से क्रेडिटर को माल उधार में दिया हुआ है, उसी प्रकार उसने बिजनेस ओनर से पैसा उधार पर लिया हुआ है, जिसको कैपिटल बोलते हैं। और जिस प्रकार वो बैंक लोन पे, जब बैंक लोन लेता है तो बैंक लोन वालों को इंटरेस्ट पे करेगा कि हमने आपसे इतना लोन लिया हुआ है कि आपको हम इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। इसी प्रकार जब बिजनेस ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो बिजनेस उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। बिजनेस बिजनेस जो होता है, बिजनेस ओनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है जी, बस इसका यही इंपैक्ट है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में दो चीजें हमने सीखी थी। कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं, बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड, जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। और हम बिजनेस में अपने अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी यूनिट में रिकॉर्ड करते हैं, फिजिकल यूनिट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हमने किलोमीटर में कोई ट्रांजैक्शन की, मीटर में ट्रांजैक्शन करी, लीटर में ट्रांजैक्शन करी, स्केयर यार्ड में ट्रांजैक्शन करिए, सारी की सारी यूनिट इग्नोर कर दो और पैसों में, मॉनेटरी यूनिट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। अब इसका लिमिटेशन क्या हुई? कहते हैं जी कई बार ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो मनी में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हम केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसने एग्जांपल बता दिया, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉस इन प्रोडक्शन ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में झगड़ा हो जाना। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं बिजनेस के लिए, लेकिन हम इसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इसे मनी में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा कह रहा है जी चेंज इन प्राइस लेवल। चेंज इन प्राइस लेवल कह रहा है जी आज मैंने कोई एसेट 1 करोड़ रुपए की ले ली, आज से 2 साल बाद वो 4 करोड़ की होगी तो मैं 1 करोड़ रुपए की ही रिकॉर्ड करूंगा, मैं 4 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मनी में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का ये सबसे बड़ा लॉस होता है कि हम चेंज इन प्राइस लेवल को इग्नोर कर देते हैं, चेंज इन प्राइस लेवल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। फिर कहते हैं जी अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहता है जी हमने आपको गोइंग कंसर्न में ये तो बता दिया कि आपके अकाउंट्स की लाइफ जो है फोरसीएबल फ्यूचर, जितना आप फ्यूचर देख पाते हैं 10 20 25 30 50 100 उतने साल तक आप अकाउंट्स आप मानेंगे कि आपका बिजनेस चलेगा, गोइंग ऑन रहेगा। लेकिन हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे मापें? तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को मापने के लिए, बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमने अकाउंटिंग के पीरियड को, अकाउंटिंग की लाइफ को 12-12 महीनों में डिवाइड कर दिया। 12-12 महीने के बाद हम अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। और ये 12 महीने का जो पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फिक्स कर दिया गया है। 2025-26 की मैं बात करूं तो 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 का पीरियड जो है फिक्स कर दिया गया है, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है जी कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है जी आप अपनी बिजनेस में कोई भी एसेट जब परचेज करके लाते हैं तो जिस कॉस्ट पे आपने उसको परचेज कर दिया उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। आगे उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है जी। और इसका लिमिटेशन क्या होता है, कई बार हम 1 करोड़ रुपए की एसेट लाए वो 4-5 करोड़ रुपए की होगी तो हमारे बिजनेस की वैल्यू भी तो 4-5 करोड़ रुपए के हिसाब से मेजर होनी चाहिए, हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, हमारी एसेट बढ़नी चाहिए। लेकिन हम उस 4-5 करोड़ रुपए को इग्नोर कर देते हैं, हम केवल 1 करोड़ रुपए से रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, कोई भी राइजिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। और हमारे जो एक हिडन प्रॉफिट को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है, परचेज प्राइस को मेजर करने का उसने तरीका बताया हुआ है। कहता है जी कोई भी आपने एक्विजिशन कॉस्ट करी है तो इस एक्विजिशन कॉस्ट को सबसे पहले लो। उसके अलावा आपने एसेट परचेज करने के बाद एसेट को
अपनी फैक्ट्री तक लाने में कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कराए तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड करो। फिर उस बिजनेस को, उस एसेट को इंस्टॉल करने के लिए आपने कोई खर्चा कराया तो इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड करो। उसके अलावा और कोई छोटा मोटा आपने खर्चा कराया कि वो एसेट रेडी टू यूज हो जाए, रेडी टू यूज तक के जितने भी खर्चे होते हैं उसकी कॉस्टिंग में ऐड होते हैं, और सारे खर्चों को ऐड करने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है जी एक अकाउंटिंग पीरियड हमने जो फिक्स कर लिया, उस अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी रेवेन्यू है, उसने अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे लो, रेवेन्यू में से खर्चा लेस करो और प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। ठीक है जी। इसको कहने का एक और तरीका इसका यह है जी, कहता है जी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट द रिलेटेड रिवेन्यू। जो भी आपके रिवेन्यू है, उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए उस पीरियड में जितने भी आपने खर्चे किए हैं वो सारे के सारे खर्चे ले लो, और कैश पे करा है या कैश को आपने रिसीव करा है उसको इग्नोर कर दो। ठीक है जी। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। ठीक है जी। ये कुछ कुछ एक्रूवल प्रिंसिपल की तरह है। क्या एक्रूवल प्रिंसिपल की ही तरह है, ये दोनों प्रिंसिपल आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों प्रिंसिपल को एक साथ समझा करें और एक साथ समझा करें और एक साथ ही अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। अब कह रहा है जी ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपके बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एक्सपेक्ट आपका डेबिट में जाता है और एक एक्सपेक्ट आपका क्रेडिट में जाता है। और डेबिट जितने आप अमाउंट का डेबिट करेंगे उतने अमाउंट का आप क्रेडिट करेंगे एक या एक से अधिक अकाउंट में। जितने अमाउंट का आप क्रेडिट करेंगे उतने अमाउंट का आप डेबिट करेंगे एक या एक से अधिक अकाउंट में। ठीक है जी। तो यही ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। ये प्रैक्टिकल चैप्टर में और डिटेल में करेंगे। फिर कहते हैं जी रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बोलता है कि सबसे पहले तो आप देखिए रिवेन्यू क्या होता है, उसको रिकॉग्नाइज कब करते हैं। रिवेन्यू तो मैंने आपको बताया था, जो भी उसका मेन बिजनेस एक्टिविटी से, ऑपरेशन से पैसा आता है वो उसका रिवेन्यू होता है। इसके अलावा वो अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को कहीं और यूटिलाइज कर देता है, कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, तो उस बिजनेस रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने से जो पैसा आता है वो भी रिवेन्यू होता है। अब रिवेन्यू रियलाइज कब होगा? कह रहा है जी रिवेन्यू जब रियलाइज होगा जब हम ट्रांजेक्शन कर देंगे, चाहे उस ट्रांजेक्शन के बदले में हमें पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। फिर से आपको एक्रूवल कंसेप्ट याद दिला रहा होगा, ये भी एक्रूवल से काफी सिमिलर है। तो कहता है जी अब ट्रांजेक्शन एंटर्ड कब हुई, तब कब हमें पता चलेगा? उसके लिए कहता है जब आपने सेल कर दिया ना तो वो ट्रांजेक्शन एंटर्ड हो गई। और सेल कब हुआ? सेल हुआ जब हमने हमारी गुड्स का ओनरशिप सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। मेरे पास ये माउस है, माउस मेरा सेल कब माना जाएगा? जब मैंने ये माउस की ओनरशिप, माउस का मालिक आज तक मैं था सेलर, मैंने परचेजर को इसकी मालिक कह दिया, आज से आप मालिक हुए, इसकी टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, जिस दिन उस दिन माना जाएगा ट्रांजेक्शन एंटर्ड हो गई है। ठीक है जी। उसी प्रकार ये कहता है जी रिसोर्सिस जो आपने यूटिलाइज, आपने जो बिजनेस के रिसोर्सिस हैं उस रिसोर्सिस को कहीं आपने इन्वेस्ट करके जो पैसा कमा रहे हैं उससे आपको जो पैसा आ रहा है उसका रिवेन्यू का रिकॉग्निशन कब करेंगे? वो कह रहा है जी इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस। मान लेते हैं आपको रेंट से कोई इनकम आती है तो मार्च का रेंट मार्च में बुक होगा, फरवरी का रेंट फरवरी में बुक होगा, जनवरी का रेंट जनवरी में बुक होगा। आपको किसी ने अप्रैल का रेंट मार्च में दे दिया तो उसको मार्च में बुक नहीं करोगे, जिस पीरियड का जो रेंट होगा उसी पीरियड में वो बुक होगा। ठीक है जी। अब कहते हैं जी वेरीफाइएबल ऑब्जेक्ट। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्ट में कहता है जी कोई भी हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन में कोई बायसनेस, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए अकाउंटेंट का या किसी का। और वो जब भी पॉसिबल है जब हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को किसी वेरीफाइएबल एविडेंस, किसी सोर्स वाउचर के बिल बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। सोर्स वाउचर कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी बिल हो सकता है, कैश मेमो, इनवॉइस, सेल बिल, पे इन स्लिप, एग्रीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। बस ये आपकी रिवीजन थी और ये मैंने रिवीजन आपकी लगभग 25 मिनट में कंप्लीट करा दी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। चलिए जी। पहला क्वेश्चन इसका बोल रहा है, कह रहे हैं जी मिस्टर राहुल, कोई राहुल है, द प्रोप्राइटर ऑफ आरके एंड कंपनी परचेज्ड एन एयर कंडीशन एंड इंस्टॉल्ड इन इट इन रेजिडेंस। द पेमेंट वाज मेड by issuing a check from the accountant of Messrs. RK and Company. The accountant debited the drawings account with the amount, whereas Rahul is of the view that it should be debited to the fixed asset in view of what is the correct and why. अब ये कह रहे हैं जी कोई मिस्टर राहुल हैं, उनकी
राहुल हैं, उन्होंने आरके एंड कंपनी के नाम से अपनी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बना रखी है, और उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप ने क्या करा, एक चेक इशू करा, ठीक है, और चेक इशू करा, और उन्होंने उस अपने बिजनेस से चेक इशू करा, यानी कि आरके एंड कंपनी के अकाउंट से चेक लिया, और वो चेक से उन्होंने एयर कंडीशन परचेज कर लिया और एयर कंडीशन अपने घर पे लगवा लिया। देखो जी, जब बिजनेस से आप कोई पैसा निकालते हैं तो वो ड्राइंग्स कहलाता है, बिजनेस में कुछ पैसा डालते हैं तो आप कैपिटल कहलाता है। अब उसने क्या करा, बिजनेस का जो खाता था आरके एंड कंपनी के नाम से, जो खाता अकाउंट चल रहा था, वहां से चेक इशू करके वहां से पैसा निकाल करके अपने घर पे एसी लगवा लिया, यानी कि उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, उसने एसी लगवाया, कार निकाला, घर पे कैसे कैश ले गया उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने बिजनेस आरके एंड कंपनी के बैंक अकाउंट से चेक निकाला और उस चेक को यूज कर दिया, अपने घर पे एयर कंडीशन इंस्टॉल करवा लिया। अब कह रहा है जी उसका, और उससे उसने क्या करा, उससे इसका इंपैक्ट ये हुआ कि उसने बिजनेस में कुछ ना कुछ ड्राइंग कर ली, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप सेपरेट हैं, बिजनेस सेपरेट है, बिजनेस का ओनर सेपरेट है, इसलिए आप अपने बिजनेस से जब भी कोई पैसा निकालते हैं तो वो हमेशा ड्राइंग्स कहलाता है। तो वो कह रहा है जी इसलिए ड्राइंग्स कहलाएगा, इसलिए ये ड्राइंग्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। अब है जी मिस्टर वाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड दैट पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनर शुड बी डेबिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट। कह रहे हैं जी विच प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ए प्रोप्राइटर और पार्टनर शुड बी डेबिटेड टू द ड्राइंग्स अकाउंट। अब ये कह रहा है जी कोई भी प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा होता है उसे हम ड्राइंग्स अकाउंट में क्यों डालते हैं, ऐसा किस कारण किया जाता है, ऐसा बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल के कारण किया जाता है। वो कहता है जी अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस सेपरेट है, बिजनेस ओनर सेपरेट है, बिजनेस में कोई बिजनेस ओनर पैसा लाता है तो वो कैपिटल कहलाता है, बिजनेस ओनर जब पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग्स कहलाती है, सिंपल। अब इसने तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जी अ कंपनी हैज लॉस्ट वाइटल मशीनरी in an accident on 2nd March 2024 which will have an adverse impact on the production capacity. As a result of it, it is likely to loosen the business to the competitor. The company has not disclosed this fact in the annual report for the year ended 31 March 2024. Do you think it's complying the convention of full disclosure? देखिए फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं वो जो मटेरियल और सिग्निफिकेंट होते हैं उसका हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए। अब देखिए इतना बड़ा इवेंट हो गया, हमारे मशीनरी थी, मशीनरी से हमारा एक्सीडेंट हो गया, मशीनरी खत्म होगी, मशीनरी खत्म होने के कारण हम बिजनेस कम चला नहीं पा रहे, इसके कारण हमारा बिजनेस जो हमें आना चाहिए था हमारे कंपटीटर्स ले रहे हैं, तो इसको आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं करा, इसको डिस्क्लोज करना जरूरी था, इसे हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना जरूरी था, क्योंकि ये बड़ा ही मटेरियल और सिग्निफिकेंट आपका बिजनेस, मटेरियल और सिग्निफिकेंट इसका इंपैक्ट था, इसलिए इसको डिस्क्लोज करना चाहिए था, इसे आपने डिस्क्लोज नहीं करा तो आपने कन्वेंशन और फुल डिस्क्लोजर को कॉम्प्लाई नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज सिक्योरिटीज एज ए करंट एसेट्स हैविंग मार्केट वैल्यू substantial lower than cost price. The company continues to show them at cost. Do you think the concept of prudence is being followed? कह रहे हैं जी इनके पास कोई सिक्योरिटी थी, उन्होंने करंट एसेट के तौर पर रखी हुई थी, और उस सिक्योरिटी जो दूसरी कंपनी के उन्होंने शेयर परचेज करे हुए थे उसकी मार्केट वैल्यू में बड़ी गिरावट आ गई है, ठीक है, और बड़ी गिरावट आने के कारण वो कॉस्ट से भी नीचे चली गई। मान लेते हैं हमने 50,000 रुपए की खरीदी हुई थी, लेकिन उसकी वैल्यू आज की डेट में 40,000 रुपए की होगी, 10,000 रुपए का हमारा लॉस हो गया है। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, और कहते हैं कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रूडेंस फॉलो किया या नहीं किया। तो कॉस्ट ऑफ प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस में मैं आपको बता चाहूंगी जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस होता है तो बोलता है जी आप बिजनेस के लॉस को तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं लेकिन बिजनेस के प्रॉफिट को अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग में, बिजनेस में आप फ्यूचर में लॉस को एस्टिमेट कर पा रहे हैं, कल को हम मार्केट में जाकर के सिक्योरिटी बेचेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस से डाउन पे बिकेगी, 50,000 की 40,000 में बिकेगी तो 10,000 का हमारा लॉस हो गया। तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है आपको फ्यूचर में किसी भी लॉस को कंसीडर कर पाते हैं तो उसे आप अकाउंट में रिकॉर्ड जरूर करते हैं, इसलिए आपको अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए था। अगर आपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया तो आपने ये बहुत ही गलत बात किया, आपने
आपने कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस का पालन नहीं किया। अब कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग आर शोन एट ₹10 lakh इन द बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस owned by Mr. Ramlal. However, as the certificate of government approved, value of land and building is ₹200 lakhs. Mr. Rampal wants to show the land and building in the value of his books. Can he do so? रामलाल ने कोई 10 लाख रुपए की मशीनरी ली है और आज की डेट में उसकी वैल्यू 200 लाख रुपया हो गया। रामलाल कहता है मैं तो 200 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करूंगा। क्या रामलाल ऐसा कर सकता है या रामलाल ऐसा नहीं कर सकता? रामलाल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो भी वैल्यू में आपने एसेट परचेज कर ली उसके बाद उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़े या घटे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट लगेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हम अपनी बुक्स को वैल्यू को जो हायर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जितने में हमने बुक्स को जितने में हमने एसेट को परचेज करा है उसी एक्चुअल कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। अब कहता है जी छठा क्वेश्चन, श्यामलाल परचेज ए बिल्डिंग ऑफ ₹20 lakh आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 years डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग इज 3 lakh। 20 लाख रुपए की उसने बिल्डिंग खरीदी, 5 सालों तक उसने 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आज की बुक में आज की डेट में उसकी वैल्यू 17 लाख रुपया है। हाउएवर ड्यू टू बूम इन प्रॉपर्टी मार्केट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹28 लाख स्टेट द वैल्यू at which building should be recorded in the books of account also give the reason for the book। फिर से कह रहा है जी जो हमने 20 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी थी, बिल्डिंग परचेज करी थी, 3 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू 17 लाख होती है, लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी जो है 28 लाख रुपया है, तो हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? हम 28 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट फिर से आपको याद दिला दूं, जितने पे आपने खरीदा उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बुक वैल्यू आती है हम उस बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक हम अपनी बिल्डिंग वो 17 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, 28 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही इसका आंसर है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज, आप पढ़ लीजिएगा। अब कह रहे हैं जी materiality convention is an exception to full disclosure concept. Do you agree with the above statement? Give one of the reason in that of support। देखिए फुल डिस्क्लोजर क्या कंसेप्ट था? फुल डिस्क्लोजर कहता था फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता था आपकी कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और इवेंट है जो बहुत ही मटेरियल है, यानी कि बहुत ही मटेरियल है और सिग्निफिकेंट है, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जो एज पर लॉ रिक्वायर्ड है उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, या जो जिसका बिजनेस में बहुत ही इकोनॉमिक इंपैक्ट है। बिजनेस में बहुत ही इकोनॉमिकल इसका इंपैक्ट है, तो ये सारे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन का फुल डिस्क्लोजर करोगे। फिर वो कहता था जो मटेरियल ट्रांजैक्शन है ना, फुल डिस्क्लोजर की बात तो ठीक है, लेकिन कोई इमैटेरियल ट्रांजैक्शन जो हो ना, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन, उसको आप दिखाओ भी मत या कहीं और मर्ज कर दो। बस यही आपके कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है। एक तरफ तो कह रहा है फुल डिस्क्लोजर करो और यहाँ पे कह रहा है इमैटेरियल ट्रांजैक्शन को दिखाओ भी मत या कहीं और मर्ज कर दो, तो इसकी एक्सेप्शन हो गया। उसमें कुछ और कह रहा है और मटेरियलिटी में उसके रिवर्स बात कह रहा है, इसलिए ये इसकी कन्वेंशन है, ये इसकी कन्वेंशन इसकी एक एक्सेप्शन है। तो ये कह रहा है यस मटेरियलिटी कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मटेरियलिटी की जो कन्वेंशन है वो फुल डिस्क्लोजर की एक्सेप्शन है। अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी कन्वेंशन आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और इररेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। कोई भी आइटम जो छोटी मोटी इनसिग्निफिकेंट आइटम है उसको आप डिस्क्लोज मत करो, उसको कहीं और इग्नोर कर दो, उसको कहीं और मर्ज कर दो, आप ऐसा कर सकते हैं। While full disclosure concept state that there should be a significant disclosure or complete disclosure of the information। अब देखिए मटेरियलिटी में तो वो बोल दिया यूजर नीड नॉट टू डिस्क्लोज द अननेसेसरी आइटम, यूजर को छोटी मोटी अननेसेसरी आइटम डिस्क्लोज ही मत करो, और फुल डिस्क्लोजर में बोलता है फुल डिस्क्लोजर करो, तो ये थोड़ी विरोधाभास हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया। आइए जी एमसीक्यू पर चलते हैं। वो बोलता है जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय मैन, मेड बाय लॉ, नन ऑफ दीज। देखिए इसका सबसे बेस्ट आंसर पता है क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंसानों द्वारा बनाए गए हैं।
ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑल्दो गवर्नमेंट की भी हेल्प ली जाती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने के लिए, लॉ की भी हेल्प ली जाती है, ये बात भी पूरी सत्य है, ठीक है जी। लेकिन इसका सबसे बेस्ट आंसर यही है, मेड बाय मैन। अगर यहाँ पे ये ऑल ऑफ द दीज लिखता ना तो शायद मैं ऑल ऑफ द दीज को टिक कर देता, नन ऑफ द दीज तो ऐसा आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर है मेड बाय मैन, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इंसानों द्वारा बनाई चीज में छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, ये वेरिफिकेशन टेस्ट पास नहीं करते हैं, ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं, ये इसके फीचर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर जो है मेड बाय मैन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेड बाय मैन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेड बाय मैन इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब कहते हैं जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस द रूल्स व्हिच आर अडॉप्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बात तो सही है, द रूल्स व्हिच आर अडॉप्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने यही पढ़ा है, जो भी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। द रूल्स व्हिच आर अडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द रूल्स व्हिच आर अडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, द रूल्स व्हिच आर अडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द डायरेक्टर रिपोर्ट। देखिए डायरेक्टर रिपोर्ट तक तो मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं, डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होता है आप उसको छोड़िए, ठीक है। अब इन तीनों में से देखते हैं, रूल्स विच आर एडोप्टेड वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। देखिए इतने सारे मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाए, मैंने आपको जितने भी, आप इन सबको चेक करिए। मनी मेजरमेंट कहता है सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है रिवेन्यू को कब बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कह रहे ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, डेबिट अलग होगा, क्रेडिट अलग होगा। फिर गोइंग कंसर्न यही बता रहा था, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे तो मान के चलेंगे बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, और कोई अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉर्ड करेंगे तो कंसिस्टेंसी रहेंगी। अक्रूवल में कहता है, वो बताता है कि हम कब रिकॉर्ड करेंगे, कैश बेसिस को इग्नोर करेंगे, जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी तब रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल ना हमारे को बता रहे हैं अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे इसका बेस्ट आंसर ना यही है, ये सारे के सारे हमारे प्रिंसिपल हमारे को बता रहे हैं कि अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कब करेंगे, ठीक है जी। सबसे इसका बेस्ट आंसर यही है। ऑल दो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हमारे को हेल्प करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में भी और बैलेंस शीट बनाने में भी हेल्प करते हैं, इस बात को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट आंसर यही है, सारे के सारे प्रिंसिपल हमारे को डायरेक्टली यही बता रहे हैं कि आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो इसका बेस्ट आंसर यही है। ऑल्दो ये भी इसका आंसर हो सकता था, ये भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन हमने एक ही एमसीक्यू में केवल एक सिलेक्शन करना होता है, सबसे बेस्ट सिलेक्शन ऑप्शन ए है, ठीक है जी। द रूल्स विच आर एडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज करेक्ट, ठीक है जी। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रहेगा, ठीक है जी। ऑथर टू ऑथर ओपिनियन चेंज हो सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मैं इसका आंसर ए रहेगा, द रूल्स विच आर एडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसका आंसर ऑल्दो ये बी एंड एल वाला भी सही है और बैलेंस शीट वाला भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर यही है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते हैं। और कह रहे हैं जी वेरियस नेम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर assumptions, कन्वेंशन, concepts एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत, ये तो बहुत बार आपको मैंने बताया, थ्योरी बेस में भी बताया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग की कन्वेंशंस और अकाउंटिंग के कंसेप्ट। अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट होते हैं वो अकाउंटिंग की एजम्पशंस भी होती हैं, तो ये वही कह रहा है, अकाउंटिंग की एजम्पशन, कंसेप्ट और कन्वेंशन। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट, ठीक है जी। अभी कह रहे हैं जी एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड इज, मैंने आपको बहुत बार बताया, एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड फिक्स कर दिया गया 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का। अब एक 2025-26 की मैं बात करूं तो 2025-26 का पीरियड फिक्स हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो इसने बता दिया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो आपका पीरियड है वो फिक्स है। अकाउंटिंग एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का पीरियड है। अब बताते हैं जी विच विच कंसेप्ट राइटिंग ऑफ बैड डेट इज एन एग्जाम्पल। देखिए मैं आपको अभी इसके ऑप्शन पर लेकर के जाऊं, मैं आपको अभी से याद दिला देता हूं कि जब हमने प्रूडेंस पढ़ा था, प्रूडेंस हमने जब पढ़ा था तो मैंने प्रूडेंस में आपको बताया था कोई भी फ्यूचर के प्रॉफिट हम एस्टिमेट करते हैं तो फ्यूचर के प्रॉफिट को हम इग्नोर कर देते हैं,
लेकिन हमको लगता है कि फ्यूचर में कोई हमारे को लॉस होगा तो उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, हमने किसी को माल उधार दिया, हमने उससे 50,000 रुपया लेने हैं किसी पार्टी से, हमको लगता है 50,000 रुपया हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, केवल 45,000 ही रिकवर कर पाएंगे, 5,000 हमारे बेड डेट्स हो जाएंगे, हमें फ्यूचर का लॉस लग रहा है, उस फ्यूचर के लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे। हमारे को प्रूडेंस के कंसेप्ट ने यही सिखाया है। तो इसमें कोई भी कंसेप्ट का नाम दे, सबसे करेक्ट आंसर प्रूडेंस ही रहेगा। गोइंग कंसर्न नो, मैचिंग नो, प्रूडेंस इज द करेक्ट आंसर। सब्सटेंस ओवर फॉर्म नो। अब है जी छठा, एज पर रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज। हमारे को हम रिवेन्यू को कब रियलाइज मान लेते हैं, रिवेन्यू कब रियलाइज मान लेते हैं, मैंने आपको बता दिया है, व्हेन ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड इनटू, जब ट्रांजैक्शन हो जाए हम मान लेंगे हमने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया। इसके ऑप्शन देखते हैं। व्हेन परचेज ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, अरे नहीं यार, ऑर्डर में तो फोन पे कितने ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर को तो हम मानते भी नहीं है। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर, when title of ownership has been transferred to the purchaser, when cash is received from the purchaser, कैश को भी मानो जी, कैश तो हमने कितने सारे कंसेप्ट पढ़ लिया, अक्रूवल का कंसेप्ट पढ़ लिया, मैचिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट पढ़ लिया। वो कहते हैं जी कैश आए ना आए उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए वो कह रहा है जी व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और व्हेन टाइटल ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। इसका सबसे बेस्ट आंसर यही है, व्हेन टाइटल ऑफ द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। हमने ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो गई, वो हम कब मानते हैं, जब हमने टाइटल पास कर दिया। जब हमने किसी गुड्स का टाइटल परचेजर को पास कर दिया, हमने कहा आज से हम इसके ओनर ना रहे, तुम इसके ओनर हो लिए, तो हम मानते हैं हमारी ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो गई, हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, उस दिन हम अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर यही है, व्हेन टाइटल ऑफ द goods have been transferred to the purchaser is correct। अब है जी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर याद आ गया आपको, माइंड में पिक्चर बन गई। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, कोई भी मटेरियल और सिग्निफिकेंट आइटम या फिर एज पर लॉ या फिर कोई हमारी ऐसी आइटम जो भी इकोनॉमिकली बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका फुल डिस्क्लोजर करेंगे बस। अब इसके ऑप्शन में कहता है ऑल सीक्रेट ऑफ बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज। अरे बिजनेस के सीक्रेट कौन डिस्क्लोज करता है, ऐसा तो कहीं हमने नहीं पढ़ा, ये गलत है। ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। हाँ ये बात सुनने में ठीक लग रही है। अब कह रहे हैं ऑल अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड ऑनेस्टली। ऑनेस्टली की बात कहां से आ गई, हमने आज तक ये भी नहीं पढ़ा, ये तो बड़ा जनरल सा पॉइंट है। ऑल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड क्विकली। अरे क्विकली का क्या मतलब है, आराम से बना लो, क्विकली का कोई मतलब नहीं है। सबसे बेस्ट आंसर इसका है ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। कोई भी सिग्निफिकेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसका कंप्लीटली डिस्क्लोज करो, उसका फुल डिस्क्लोजर करो, ये इसका बेस्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अब कह रहे हैं जी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। कंजर्वेटिज्म वही प्रूडेंस की बात कर रहा है, ये कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस क्या करती है, ऑल फ्यूचर लॉसेस को अकाउंट फॉर कर लो, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट को इग्नोर कर दो। इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, कह रहा है जी कन्वेंशन ऑफ कंजर्विज्म टेक्स इनटू अकाउंट ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, नो ओनली लॉसेस। प्रॉफिट को तो इग्नोर करना है। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट बट नॉट लॉसेस, नो नो जी उल्टा बोल गया, लॉसेस तो था, प्रॉफिट नहीं था, ये भी पॉइंट गलत है। ऑल फ्यूचर लॉसेस नॉट प्रॉफिट, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नीदर लॉस नीदर प्रॉफिट, नहीं जी नहीं, ये सही बात कर रहा है, फ्यूचर के लॉस को तो अकाउंट फॉर करो, प्रॉफिट को इग्नोर कर दो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अभी जी क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द लाइफ और टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट। अरे वो बता रहा है कि लाइफ टाइम अकाउंटिंग की लाइफ जो गोइंग कंसर्न इनफाइनाइट लाइफ है उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये मैंने आपको याद आया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में बताया था, लाइफ तो इनफाइनाइट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम फाइनेंशियल बिजनेस के अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के पार्ट को छोटे छोटे 12-12 मंथ में डिवाइड करके। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग पीरियड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट गलत, अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म भी गलत, अकाउंटिंग पीरियड में ये चीज हमारे को सिखाई थी, अकाउंटिंग पीरियड इज द करेक्ट आंसर। अब कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म वही प्रूडेंस की बात कह रहा है, ऑल फ्यूचर लॉसेस शुड बी कंसीडर, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं आप।
प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बिल्कुल जी, कंजर्वेटिज्म में यही तो पढ़ा था हमने, इसका करेक्ट आंसर है हमें लगता है कि हमें डेटर से पैसा नहीं मिल पाएगा, वो हमारे लिए फ्यूचर का लॉस है, उसे हम अकाउंट फॉर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दी एसेट, नहीं जी नहीं, ये तो कुछ और ही बात करने लग गए। रिकॉर्डिंग इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा भी नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है प्रोविजन इज मेड फॉर द डाउटफुल एंड बैड डेट, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब है जी एक्रूवल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्रूवल कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट एक ही बात करते हैं, दोनों एक ही बात करते हैं। कहते हैं जी जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन हो जाए आप रिकॉर्ड कर दीजिए, ठीक है, उसका चाहे आपने पैसा लिया है चाहे नहीं दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैचिंग कंसेप्ट में भी तो यही कह रहा था, रिवेन्यू के अगेंस्ट जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करके आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, हमारे को फर्क नहीं पड़ता आपको रिवेन्यू मिले हैं या आपने एक्सपेंसेस कैश में इंकर्ड किए हैं, उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक्रूवल कंसेप्ट जो है मैचिंग कंसेप्ट पर बेस है, ये दोनों आपस में मिले जुले हैं, इसको आप अभी से अच्छे से समझ चुके होंगे। अब है जी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, किसी भी ट्रांजैक्शन को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, बढ़ा चढ़ा करके दिखाना विंडो ड्रेसिंग कहलाती है। एक फ्रॉड, झूठे मूठे रिकॉर्ड बना देना, ठीक है, फिगर को इन्फ्लेट कर देना, ये सब विंडो ड्रेसिंग कहलाती है। इसके ऑप्शन देता है, कह रहे जी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में तो नहीं है यार, कंसिस्टेंसी में तो कह रहे हैं सारी पॉलिसी हर साल फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड भी गलत नहीं है जी, इसका अकाउंटिंग पीरियड भी बोलता है कि 12 मंथ में अकाउंटिंग पीरियड को डिवाइड कर देंगे। फिर कह रहा है जी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर और मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट भी नहीं है क्योंकि मनी मेजरमेंट में तो कहता है सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फुल डिस्क्लोजर इसका सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर में क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल से माध्यम से आपको समझाता हूं। क्या हुआ, हमारी ना सारे साल में सेल नहीं हो रही थी, सेल बड़ी लो जा रही थी, तो हमने क्या करा, हमने अपनी आइटम पर डिस्काउंट निकाल दिया, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। इतना हैवी डिस्काउंट देने के कारण हमारी आइटम सस्ती होगी और लोगों ने हमारी आइटम खरीदनी स्टार्ट कर दी, तो इससे हमारी सेल इन्फ्लेट हो गई। अब कोई भी यूजर अकाउंट के रिकॉर्ड्स देखेगा तो वो बोले, देखेगा कहेगा और कहेगा कि हमारी सेल कितनी हाई हो गई है, सेल कितनी हाई हो गई है। अब सेल हाई होने के कारण एक विंडो ड्रेसिंग होगी, एक हमने अकाउंटिंग यूजर को मिसलीडिंग कर दिया, हमने सेल दिखा दी, लेकिन इसको हम फुल डिस्क्लोज करेंगे, हम नोट्स टू अकाउंट में इसका रीजन बताएंगे कि हमारी सेल हाई इसलिए हुई है क्योंकि हमने हैवी डिस्काउंट दिया है कस्टमर्स को, इसलिए हमारी सेल हाई हुई है। जब हम नोट पढ़ेंगे ना तो हम समझ जाएंगे सेल हाई क्यों हुई है और सेल हाई किसी अच्छे कारण से नहीं हुई है। तो फुल डिस्क्लोजर में हम लोग फुल डिस्क्लोज करने के कारण हम लोग बच जाएंगे, हमारी विंडो ड्रेसिंग नहीं हो पाएगी। नोट्स टू अकाउंट पढ़ते ही कोई भी अकाउंटिंग यूजर जो होगा, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को जो पढ़ रहा होगा वो समझ जाएगा फुल डिस्क्लोजर में नोट्स टू अकाउंट को पढ़ते ही कि अकाउंट की सेल इसलिए आई हुई है क्योंकि हमने हैवी डिस्काउंट दिया है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। कहते हैं जी एवरीथिंग ए फर्म ओन्स इट आल्सो ओज आउट टू समबॉडी। फर्म ओन्स का मतलब है फर्म मालिक है, आपके पास जो है, फर्म के पास जो है उसके बदले उसने ओज आउट टू समबॉडी, उसके पास जो है उसके बदले उसने कुछ ना कुछ देना भी है। जो जितने उसके पास एसेट है उसकी उसके पास लाइबिलिटी भी है। जो फर्म ओनर है, फर्म ओन्स है, उसके बदले में उसने उसको कुछ बाहर के लोगों को देना भी है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, मैंने गुड्स परचेज करी है 50,000 रुपए की उधार में, तो मैंने जब गुड्स परचेज करी तो मेरे पास गुड्स आ गई, गुड्स आने के कारण मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया और मेरे पास से कैश चला गया 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए की गुड्स आई लेकिन 50,000 रुपए का कैश भी तो चला गया, जो आया उसके बदले कुछ गया भी है। अब मैंने गुड्स परचेज करी है उधार में, तो मैंने गुड्स अकाउंट को डेबिट, गुड्स के बदले मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। मैंने गुड्स मोहन से परचेज करी है तो मैंने मोहन यहाँ पे 50,000 रुपया लिख दिया। 50,000 रुपए की गुड्स आई लेकिन 50,000 रुपए मैंने मोहन को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, मैंने 50,000 रुपया मोहन को देना है, ये मेरा उधार खड़ा हो गया, जो मेरे पास आया उसके बदले मैंने कुछ देना भी है। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था। ठीक है जी, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है, ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है। बाकी तो आप ऑप्शन देखो अभी मत, ड्यूल एस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा रहा है जी, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट।
देखिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉस। देखिए ऐसा होता है कई बार, मान लेते हैं मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस पे ना किसी ने केस करके रखा है और कह रहा है जी किसी ने, मैंने ना अपने बिजनेस ने किसी को उधार बेचा था, उधार माल बेचा था 50,000 रुपए का, और वो 50,000 रुपए का जो माल मैंने उसको बेचा था वो खराब निकल गया था, तो वो 50,000 रुपए का जो माल मैंने उसको बेचा था, वो सामने वाला आदमी कह रहा है मेरे को 50,000 रुपए का हर्जाना दो आप, क्योंकि वो माल आपने मेरे को खराब बेचा था। और मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके वहां जाके खराब हो गया होगा, मैं आपको हर्जाना नहीं दूंगा। तो उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। अब इस बात की पॉसिबिलिटी है वो केस जीत जाएगा और मुझे उसको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इसी लाइबिलिटी को बोलते हैं। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जो है एक फ्यूचर का लॉस हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, और फ्यूचर के लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये हमने कौन से कंसेप्ट में सीखा है, ये हमने प्रूडेंस कंसेप्ट में सीखा है। हमने ये प्रूडेंस कंसेप्ट में सीखा है। ठीक है जी, अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मेटीरियलिटी, गोइंग कंसर्न। ड्यूल एस्पेक्ट भी नहीं है, मेटीरियलिटी भी नहीं है, गोइंग कंसर्न भी नहीं है, फुल डिस्क्लोजर सही है। फुल डिस्क्लोजर में हमें ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये हमें प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंगली हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जी कोई भी ऐसी आइटम जो आपके बिजनेस को इकोनॉमिकली इंपैक्ट डाल सकती है तो उसका आप फुल डिस्क्लोजर करेंगे। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट में मैंने यही पढ़ाया था आपको, आपने यही सीखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका फुल डिस्क्लोज करेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे। The cost of small calculator is accounted as an expense and not shown as an asset in the financial statement of a business entity due to। कह रहे हैं जी कोई छोटा सा हमने कैलकुलेटर ले लिया 200-400 रुपए का, इसको एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो और उसको एसेट में मत लेके जाओ। ये मैंने आपको कहां पढ़ाया था, याद आया? मेटीरियलिटी में। छोटी मोटी आइटम को आप कहीं दूसरे अकाउंट में मर्ज कर दो, छोटी मोटी आइटम को छोटे मोटे अकाउंट में मर्ज कर दो। उसके लिए इतने बड़ी बड़ी एसेट, जहां आपने 10-20 लाख 50 लाख की एसेट खड़ी करी होगी अपने बैलेंस शीट में, उसके बदले में आप 10-20 या फिर 2-2.5 हजार 200-400 रुपए का कैलकुलेटर मत शो करो, उसको तो कहीं दूसरे अकाउंट में मर्ज करके इसका काम कर दो। ठीक है जी, तो कंसेप्ट ऑफ मेटीरियलिटी कन्वेंशन इज द करेक्ट आंसर। इसके तो ऑप्शन भी मत देखो। अब है जी क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं जी मैसर्स फ्यूचर लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 10,000 इन द शेयर्स ऑफ रेलिकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स इज 10,500। अकाउंटेंट ऑफ फ्यूचर लिमिटेड वांट टू शो 10,500 एज ए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, विच अकाउंटिंग कन्वेंशन रिस्ट्रिक्ट हिम फ्रॉम डूइंग सो। 10,000 रुपए के उसने कोई दूसरी कंपनी के शेयर लिए हुए थे, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी। आज की डेट में उस शेयर की वैल्यू 10,500 रुपया है। वो कह रहा है जी वो 10,500 में वो शो नहीं कर सकता अपने एसेट को, 10,000 में ही शो करेगा। ऐसा कौन सी कन्वेंशन उसको रिकॉर्ड रोक रही है? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस बोलती है आप फ्यूचर के लॉस को तो अकाउंट फॉर करोगे, फ्यूचर के प्रॉफिट को अकाउंट फॉर नहीं करोगे। फ्यूचर का प्रॉफिट है जी, उसको लगता है कि कल को मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 10,500 में बिक जाएगी, ये तो फ्यूचर की बात है। फ्यूचर की बात को आप फ्यूचर के प्रॉफिट को इग्नोर कर दो, ये बस यही कहना चाह रहा है। फ्यूचर के लॉस को तो अकाउंट फॉर कर दो, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को अकाउंटिंग फॉर नहीं करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बाकी के ऑप्शन इग्नोर कर दो। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। हम अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन शो करते हैं, वो कौन से कंसेप्ट के कारण शो करते हैं? सबसे पहले कह रहे हैं गोइंग कंसर्न, बिल्कुल सही है जी। मानते हूं मैं एक एसेट परचेज करके लाया 10 लाख रुपए की, उसकी वैल्यू की उसकी लाइफ जो है 10 साल लाइफ है। अब मैं हर साल 1 लाख रुपए बुक्स में लेकर के जाऊंगा, 1 लाख रुपए लेकर के जाऊंगा बुक्स में हर साल, 10 लाख रुपया पहले साल में नहीं लेकर के जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं जो 10 साल का फ्यूचर मेरे को दिख रहा है, फोरसीएबल फ्यूचर, वो मान के चल रहा है 10 साल तक तो मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। गोइंग कंसर्न में कहता है जितना बिजनेस मेरे को, जितना फ्यूचर मेरे को दिख रहा है उतना फ्यूचर तो मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। मैं 10 साल तक फ्यूचर को कंटिन्यू, अपने बिजनेस को कंटिन्यू मान के चल रहा हूं, तभी तो मैं 1 लाख रुपया हर साल लेकर के जाऊंगा, 10 लाख रुपए पहले साल नहीं लेकर के जाऊंगा।
गोइंग कंसर्न इज कंसेप्ट, करेक्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट में भी मैंने आपको बताया था रिवेन्यू के अगेंस्ट जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। अब मैंने 10 लाख रुपए की मशीनरी ली, पहले साल मैं मान के चलूंगा मैंने 1 लाख रुपए की जो मशीनरी है खर्च करी, और 1 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन होगा वो अपने रिवेन्यू में से मैं लेस करूंगा, पूरे 10 लाख को लेस नहीं करूंगा। रिवेन्यू के अगेंस्ट मेरा 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मैच कर रहा है, पूरा 10 लाख रुपया मैच नहीं कर रहा है, तो मैचिंग कंसेप्ट इज ऑल्सो करेक्ट। मेटीरियलिटी तो नहीं है जी, मेटीरियलिटी तो कुछ और ही बात करता है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन 1 and 2, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अब पढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता है, कहता है जी ओमिशन ऑफ पैसा, पैसे को इग्नोर कर दो एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है 5,050 रुपए 70 पैसे, कह रहा है जी 70 पैसे को इग्नोर कर दो, 5,051 रुपए पे इग्नोर कर दो, राउंड कर दो इसका नेक्स्ट रुपीज 1 में। मैंने इसको नेक्स्ट रुपीज 1 में राउंड कर दिया, तो ये मैं कौन सी मटेरियल कौन सी कन्वेंशन के कारण कर रहा हूं? मैं मेटीरियलिटी कन्वेंशन के कारण, क्योंकि मेटीरियलिटी कन्वेंशन में मैंने यही पढ़ा था छोटी मोटी आइटम को मर्ज कर दो। यहाँ मैंने पैसे को रुपए में मर्ज कर दिया और अकाउंटिंग को मैंने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अब कहता है जी अकाउंटिंग कंसेप्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विच अकाउंटिंग कंसेप्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? कॉस्ट कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और फुल डिस्क्लोजर। देखिए मैंने आपको जब मैचिंग कंसेप्ट पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो एक पीरियड में जितने भी हमारे रिवेन्यू हुए हैं उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर दो, तो उसमें से लेस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आता, जो मेरा सरप्लस आएगा वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसके अकॉर्डिंगली बना रहा हूं? मैं मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बना रहा हूं, मैं मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बना रहा हूं। ये बिल्कुल मैचिंग कंसेप्ट इसका करेक्ट आंसर है। कॉस्ट कंसेप्ट तो मेरे को कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट तो कहता है फिक्स्ड एसेट को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। रिवेन्यू रिकॉग्निशन तो बताता है रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे। फुल डिस्क्लोजर कह रहा है कोई आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन और इवेंट जो मटेरियल नेचर किया उसका फुल डिस्क्लोजर करोगे। बेस्ट आंसर तो इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट ही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर दो, चाहे आपने बिजनेस में वो पे करें या चाहे नहीं पे करें, और उसको लेस करने के बाद जो आपका सरप्लस निकल के आएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। इसका बेस्ट आंसर मैचिंग कंसेप्ट है। अब है जी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एज पर AS1। AS1 में मैंने आपको गो सी ए से 3 एजम्पशन याद करवाई थी। गो से गोइंग कंसर्न, सी से कंसिस्टेंसी, ए से एक्रूअल। तो ये ऑप्शन बी देखो, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। तो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। अब है जी अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट कंसेप्ट ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड। नहीं जी, सभी नहीं रिकॉर्ड कर दे, केवल जो हम बिजनेस को मनी में मेजर कर पाते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। अब कह रहे हैं जी ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी। एस्टिमेटेड तो नहीं पढ़ाया जी हमने, एस्टिमेटेड की बात नहीं है। कोई आपने एस्टिमेट करके छोड़ दिया, उसे मेजर ना कर पाओ, बता ना पाओ 5,000 10,000 15,000 कितना है, उससे क्या, उससे थोड़ी ना बात बनेगी, हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? कह रहा है जी ऑल दी ट्रांजेक्शन एट इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। मेजर जो पैसे में हम मेजर कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। मनी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। कह रहे हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द कॉस्ट कॉन्सेप्ट? Assets are shown in the books at the price at which it was purchased plus cost of improvement minus depreciation till date। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट समझाता हूं यहां पे। मैंने 50,000 मान लेते हैं, मैंने ना 50 लाख रुपए की एक लैंड परचेज करी, उसके ऊपर एक मंजिल बना हुआ था। एक बिल्डिंग परचेज करी, उसके ऊपर एक मंजिल बना हुआ था। अब मैंने क्या करा, उस 50 लाख के ऊपर मैंने 10 लाख रुपए और खर्च कर दिए, और जो मैंने फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, फर्स्ट के बाद मैंने सेकंड फ्लोर भी बना दिया उस बिल्डिंग के ऊपर। अब मेरी जो टोटल कॉस्ट आई ना 60 लाख रुपया, मैं 60 लाख रुपए से अपनी एसेट को रिकॉर्ड करूंगा अपनी बैलेंस शीट में।
तो जो मैंने आपको कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट बताया था ना, तो ये 10 लाख रुपए का मैंने क्या कर दिया, मैंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर दी। मैंने अपनी एसेट को इंप्रूव कर दिया, एक और बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो एक और बिल्डिंग खड़ी करने पर जो मेरा खर्चा आया ना, उसे मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा और उससे मेरी एसेट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, वो मेरी एसेट की वैल्यू में ऐड होगा। तो ये इस पॉइंट में आपको यही समझा रहा है। फिर पहले पॉइंट में आपको कह रहा है एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज। ठीक है जी, जितने में परचेज करी उसमें ऐड करो, प्लस करो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट इंप्रूवमेंट मैंने अभी अब आपको बताया, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर देना, नया फ्लोर बनाना, वो उसमें ऐड होता है। डेप्रिसिएशन टिल डेट, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आप हर साल लगाएंगे, हर साल डेप्रिसिएशन लेस करते जाएंगे, तो हर साल डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा उतने पे आपकी एसेट रिकॉर्ड होगी। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यही आंसर है। एसेट्स आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट विच इट वाज परचेज, आंसर ये भी सही है, लेकिन ये आधा अधूरा सा आंसर है, ये ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। अभी कह रहे हैं एसेट्स शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये भी आंसर सही है, लेकिन जो पहले पॉइंट ने और भी ज्यादा एलोबोरेट कर दिया, कह रहे हैं परचेज कॉस्ट, इंप्रूवमेंट कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन भी लेस करो। सबसे ज्यादा तो अच्छे से यही डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 ही रहेगा। डी कह रहे हैं एसेट्स आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस इट वाज परचेज और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे तो कभी नहीं करते हैं, ठीक है जी, मार्केट प्राइस को तो आप इग्नोर ही कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कंसेप्ट, ट्रांजैक्शन डेट्स आर रिकॉर्डेड इन द इवेंट एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट एट सेटलमेंट इन कैश। कह रहे हैं जी एक्रूवल कंसेप्ट में हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कब करते हैं, सेटलमेंट जब होता है कैश में। नहीं जी नहीं, गलत बात। When they are entered into, जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसको रिकॉर्ड कर दो, यही तो हमने पढ़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, यही ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन सी में कह रहा है कि या तो उसको रिकॉर्ड कर दो जब वो ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो जाए, या उसको रिकॉर्ड कर दो जब उसकी सेटलमेंट हो जाए। नहीं जी, ऐसा हमने नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा है जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो जाए तभी रिकॉर्ड कर दो, सेटलमेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। चलिए एमसीक्यू खत्म हो गए, एआर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कहता है जी सबसे पहला एआर क्वेश्चन हमारे को पढ़ा रहा है, एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑल द कॉस्ट इनकरेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज टू द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। कह रहा है जी रिवेन्यू के अगेंस्ट जो भी आपने कॉस्ट की है पर्टिकुलर पीरियड में, उसे आप मैच कर दो और प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब रीजन क्या कहता है, आर में कह रहा है इट इज बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट full cost of asset is not treated as an expense in the year in which is in the year of purchase itself, rather it is spread over its useful life। देखिए 10 लाख रुपए की आपने मशीनरी परचेज करी, 10 साल की उसकी लाइफ है, तो एक साल, हर एक साल 10 सालों तक आप 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन बुक करते रहो। ये मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने यही करते हैं, क्योंकि मान के चलते हैं हमने जो रिवेन्यू कराया है उस रिवेन्यू को जनरेट करने में हमने 1 लाख रुपए की मशीनरी कंज्यूम करी है पहले साल, फिर दूसरे साल 1 लाख रुपए की, इस तरह तीसरे साल 1 लाख रुपए की, इस तरह गो ऑन। हमने पहले साल पूरे के पूरी 10 लाख रुपए की मशीनरी कंज्यूम नहीं करी है। मैचिंग कंसेप्ट बिल्कुल यही समझाता है, ठीक है जी। तो ये फैक्ट भी सही है, ये फैक्ट भी सही है, और ऊपर भी मैचिंग कंसेप्ट की बात कर रहा है। ऊपर जो इसने हमारे को मैचिंग कंसेप्ट बताया, और मैचिंग कंसेप्ट में के कारण हमने डेप्रिसिएशन को हर साल बुक्स में रिकॉर्ड करा यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंगली। पहले साल हमने पूरी की पूरी एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये इसका सही रीजन भी सही है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन जो है ना, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सी, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही बात है। इसका कोड वह सही है। दोनों मैचिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही फैक्ट को एलाबोरेट कर रहे हैं। अब है जी ह्यूमन रिसोर्स इन ए बिजनेस फर्म आर इंपॉर्टेंट बट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आपने बिल्कुल यही पढ़ा है जी, कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस के इवेंट होती हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं, लेकिन उसे मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए रिकॉर्ड ही नहीं करते। आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपके एम्प्लॉय बड़े अच्छे हैं, मान गया जी अच्छे हैं, लेकिन अच्छों का हम क्या करें, मनी में तो मेजर कर नहीं सकते, इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये ऑप्शन सही है।
अब आर में क्या पढ़ाता है, आर में कहता है जी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। कह रहा है जी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में आपने यही पढ़ा था, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात कर रहा है, वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो कोड 2 both A and R are true but R is not the correct explanation of C। कोड 2 जो है, कोड 2 सही सही है, ठीक है जी। तो ये बात, ये क्वेश्चन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो आर जो है पहले वाले ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब कहते हैं जी द एसेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस इज टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। बिल्कुल जी, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस में आपने यही पढ़ा था, कोई भी फ्यूचर के लॉसेस होते हैं उसे तो आप अकाउंट फॉर करते हैं, लेकिन जो भी फ्यूचर के प्रॉफिट होते हैं उसे आप अकाउंट फॉर नहीं करते हैं। कन्वेंशन ऑफ prudence result in understatement of profit and assets and overstatement of liability। कह रहा है जब आप फ्यूचर के प्रॉफिट को एस्टिमेट नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी अकाउंट्स में, तो हमारे प्रॉफिट जो होंगे ना वो बड़े ही अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी, प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, और हमारी लाइबिलिटीज, बिजनेस के जो उधार होते हैं, बिजनेस के जो लॉसेस होते हैं वो ओवरस्टेटेड हो जाएंगे। बिल्कुल एग्री करते हैं जी। प्रॉफिट नहीं लेंगे तो प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे, लॉसेस लेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज, हमारे बिजनेस के लॉसेस हाई हो जाएंगे। तो ये दोनों सही बात तो कर रहे हैं, और दोनों कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस की बात कर रहे हैं। वो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस को उसने यहाँ पे और ज्यादा एलाबोरेट कर दिया। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन आर भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। AR4, only those facts and events are recorded in the accounts which are capable of being expressed in terms of money। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट फिर से बता दिया। कह रहा है जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं मनी में मेजर कर सकते हैं, उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। द क्वालिटी और कैलिबर ऑफ मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल हो गया ना ये। तो ये भी मनी मेजरमेंट बता रहा है, ये भी मनी मेजरमेंट बता रहा है, दोनों एक इफेक्ट को एलाबोरेट कर रहे हैं, तो दोनों कंसेप्ट सही हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल, इसमें क्या बताने वाला है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है जी, दोनों फैक्ट सही हैं और दोनों एक ही फैक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। अब है जी AR5। AR5 क्या बोलता है? एडवांस सैलरी पेड, advance salary paid relating to next year is treated an asset of the business। देखिए, आपने मार्च 2025 में और अप्रैल 2025 आपके पास कोई इंप्लॉई आया, वो कहता है जी मेरे को ना अप्रैल मंथ की सैलरी दे दो, मेरे को घर में बड़ी जरूरत है। तो अप्रैल मंथ की जो सैलरी थी आपने 10,000 रुपए की जो सैलरी थी इसको मार्च मंथ में ही दे दी। तो मार्च मंथ में आपने इसको 10,000 मार्च की सैलरी दे दी और 10,000 रुपए अप्रैल की सैलरी दे दी, तो आपने टोटल 20,000 रुपए की सैलरी दे दी। ठीक है जी। देखिए आप एक बात समझिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा ना, तो मैं ये जो 10,000 रुपए की अप्रैल 2025 की सैलरी मैंने जो मार्च 2025 में दी थी, मैं इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ये अगले साल ही रिकॉर्ड होएगी। जब मैं अगले साल मेरे रिकॉर्ड बनेंगे ना 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जब मेरे रिकॉर्ड बनेंगे, ये 10,000 रुपए तभी रिकॉर्ड होंगे। एडवांस में मैंने दे दिया तो एडवांस में मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल में आपने यही पढ़ा था, जिस मंथ में जिस पीरियड में आपने रिवेन्यू करे हैं उस रिवेन्यू के उसी पीरियड के एक्सपेंसेस को आप मैच करिए, और मैच करते हुए एक्सपेंसेस को रिवेन्यू से लेस करिए और प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, वो आपका करेक्ट प्रॉफिट होगा। तो वो एक्सपेंसेस उसी पीरियड के होने चाहिए, ना उससे पहले के पीरियड के होने चाहिए, ना उसके बाद के पीरियड के होने चाहिए। तो ये यही कह रहा है जी, एडवांस सैलरी आपने पेड तो कर दी जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थी, इज ट्रीटेड एन एसेट ऑफ द बिजनेस। आप अब यहाँ पे इस 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च
25 के पीरियड में जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में आप अपनी एसेट्स जब रिकॉर्ड करेंगे ना, तो एसेट्स में आप लिख देंगे एडवांस सैलरी 10,000 रुपया। आप एसेट तो रिकॉर्ड कर दीजिए, लेकिन रिवेन्यू से एक्सपेंसेस के तौर पर लेस नहीं होंगे। आपने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट क्रिएट कर देंगे एडवांस सैलरी के अंदर, लेकिन वो एक्सपेंसेस के तौर पर रिवेन्यू से लेस नहीं होंगे। तो कह रहे हैं मैचिंग प्रिंसिपल matches the expenses incurred to revenue generate of the same period to find the profit। कह रहे हैं रिवेन्यू जनरेट करते वक्त आपने जो एक्सपेंस करे हैं उसी के पीरियड के एक्सपेंस लोगे, उससे इधर उधर के आप एक्सपेंस नहीं लोगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका इसने रीजन बता दिया, इसका रीजन इसने ये बता दिया, मैचिंग प्रिंसिपल के कारण हम ऐसा करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल के कारण हम एडवांस सैलरी को एसेट के तौर पर तो रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी। ठीक है जी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब हम करेंगे ना, तो ये एडजस्टमेंट आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल जितना मैंने समझाया इतना आपको समझ के इतना ही समझने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं और ज्यादा एलाबोरेट करूंगा इसको। कह रहे हैं जी अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न असम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट एंटिटी विल रिमेन इन बिजनेस फॉर ए फोरसिबल फ्यूचर। जितना फ्यूचर हम देख सकते हैं उतने पीरियड तक तो हम अपनी एंटिटी हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ये हम मान के चलते हैं, और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस को स्केल डाउन करें या ऑपरेशन को रिड्यूस करें। ये बात भी सही है। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज वन एडॉप्टेड एंड अप्लाइड शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे गोइंग कंसर्न एजम्पशन की बात कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कह रहा है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कह रहा है जी स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। मैंने आपको प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में यही बताया था कि आपने मान लेते हैं स्टॉक लेकर के आए हैं 50,000 रुपए का, लेकिन आप जब उसे रिकॉर्ड करने बैठे तो आपको लगा ये 50,000 रुपए का स्टॉक मेरा मार्केट में 40,000 रुपए का मुश्किल से बिक पाएगा, मेरे को 10,000 रुपए का लॉस होगा। तो ये 10,000 रुपए का लॉस रिकॉग्नाइज कर लो। तो स्टॉक की जो वैल्यू आप रिकॉर्ड करोगे 50,000 रिकॉर्ड नहीं करोगे, 40,000 रिकॉर्ड करोगे। प्रूडेंस का कंसेप्ट आपको यही समझाता है। ठीक है। प्रूडेंस कंसेप्ट prescribes that anticipated expenses or losses should be recognized। बिल्कुल जी, ये भी प्रूडेंस कंसेप्ट की बात कर रहा है, ये भी प्रूडेंस कंसेप्ट की बात कर रहा है, और कह रहा है प्रूडेंस कंसेप्ट के कारण हम ऐसा करते हैं कि हम स्टॉक को कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और जिसने प्रूडेंस कंसेप्ट ही बता दिया हमारे को। तो ये कह रहे हैं आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज दोनों के दोनों प्रूडेंस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अब है जी अंडर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अकाउंटिंग लाइफ ऑफ पीरियड इज कंसीडर टू बी इनफाइनाइट। यही है जी, सिंपल सी लाइन है ये तो, हम कई बार पढ़ के आ चुके हैं। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ईच ईयर बिकॉज ऑफ एक्रूवल कंसेप्ट। देखिए यहाँ तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ अक्रूवल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ऑल्दो स्टेटमेंट दोनों सही है, अक्रूवल कंसेप्ट के कारण ही तो हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, ये बात दोनों सही है, लेकिन वो दोनों अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए बोलता है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो आर में रीजन दिया हुआ है वो ऊपर ए वाले का रीजन नहीं है। ठीक है जी। अभी कह रहे हैं रिवेन्यू इज मैच्ड विद एक्सपेंसेस incurred to earn revenue under मैचिंग कंसेप्ट। फिर से मैचिंग कंसेप्ट पे कह रहा है, मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है, रिवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस जो भी रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने जो भी एक्सपेंसेस इंकरेक्ट किए होते हैं उसको लेस कर देते हैं, और वो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। इधर उधर ना अकाउंटिंग पीरियड थोड़ा सा इधर होना चाहिए, ना अकाउंटिंग पीरियड थोड़ा सा उधर होना चाहिए, ना अकाउंटिंग पीरियड पहला होना चाहिए, ना अकाउंटिंग पीरियड बाद का होना चाहिए। सही बात है, मैचिंग कंसेप्ट में यही तो सिखाया है। इफ रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न्ड इट्स रिलेटेड कॉस्ट वेदर पेड और नॉट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। आपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपने इससे रिलेटेड कॉस्ट कैश में पे करी है चाहे नहीं करी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यार ये भी मैचिंग कंसेप्ट बता रहा है और ये भी मैचिंग कंसेप्ट बता रहा है, दोनों के दोनों सही बात बता रहे हैं, एक ही फैक्ट को दो अलग ढंग से एलाबोरेट कर रहे हैं, इसलिए दोनों फैक्ट सही भी है, और दोनों आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन. Life of business is assumed to be infinite but broken into parts, usually 12 months, to assess the performance and financial position of the firm at a regular interval. ये जी क्या बिल्कुल अकाउंटिंग पीरियड का जब आपने कंसेप्ट पढ़ा था, अकाउंटिंग पीरियड के कंसेप्ट में यही पढ़ा था. मान गए आपके बिजनेस की लाइफ तो इनफाइनाइट है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस तो मेजर करोगे. परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आप अपनी लाइफ को, बिजनेस की लाइफ को 12-12 मंथ में डिवाइड कर दो. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अब आर में कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट प्रिस्क्राइब दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फर्म शुड बी प्रिपेयर्ड एवरी ईयर. वही कह रहा है जी, पहले उसमें अकाउंटिंग पीरियड एलोबोरेट कर रहा है, दूसरे पॉइंट में भी अकाउंटिंग पीरियड एलोबोरेट कर रहा है. बिल्कुल जी बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक ही फैक्ट बता रही हैं. तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अब है जी एनुअल मेंबरशिप फी ऑफ ₹50,000 वाज रिसीव्ड इन एडवांस. हमारे को एनुअल मेंबरशिप फी मान के चलता हूं 2024-25 और 2025-2026 मेरी एनुअल मेंबरशिप फी है यहाँ पे 15,000 रुपया, और यहाँ पे भी एनुअल मेंबरशिप फी है 15,000 रुपया. कोई बंदा आया बड़ा अमीर रहा होगा, वो कहता है जी मैं आप मेरे से हर साल क्या एनुअल मेंबरशिप लेंगे, आप मेरे से 2024-25 और 2025-26 दोनों साल की एनुअल मेंबरशिप फी आप मेरे से अभी ले लीजिए. 30,000 रुपया आप मेरे से ले लीजिए. 15,000 प्लस के 15,000, 30,000 रुपया आप मेरे से ले लीजिए. 2025 की फीस भी आप अभी ले लीजिए. ठीक है जी. 2025 की फीस तो उसने दे दिया, लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं केवल 15,000 रुपए का अपना सेल दिखाऊंगा, 15,000 रुपए की सर्विसेज से पैसा दिखाऊंगा. तो मैंने 15,000 रुपए अगले साल के इस साल में ले ली, मैं बैलेंस शीट में दिखा दूंगा, लेकिन मेरा इस साल का जो प्रॉफिट हुआ 2024-25 में मेरी इनकम हुई वो केवल 15,000 ही मानी जाएगी. ठीक है जी. तो ये इसी पॉइंट को घुमा फिरा के कुछ ना कुछ हमारे को सिखाएगा. कह रहे जी एनुअल मेंबरशिप फी ऑफ ₹50,000 वाज रिसीव्ड इन एडवांस, इट विल बी शोन एज इनकम इन द ईयर इन विच इट रिलेट्स. कह रहा है जी ये जो आपने एडवांस में ले ली ना, ये जिस ईयर से रिलेटेड इनकम है उसी ईयर में आप उसको इनकम शो करोगे. अब ये 15,000 रुपए की जो मेरी 25-26 की है ना, ये मैंने एडवांस में जो 24-25 में ले ली, मैं 24-25 में इसको इनकम नहीं दिखाऊंगा, 25-26 में ही इसको मैं इनकम दिखा दूंगा. ठीक है जी. तो ये यही कह रहा है इस पॉइंट में, वो बिल्कुल सही कह रहा है, पॉइंट उसका सही है. अब कहेगा जी according to accrual concept accounting income and expenses are recognized in the year in which they are received. अरे यार रिसीव्ड को इग्नोर करते हैं, जो जिस वक्त ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो जाए, जिस वक्त ट्रांजैक्शन अकर्ड हो जाए उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं. आप बाद में मिले या पहले मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है. ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. तो यही कह रहा है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. अब है जी एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट टू द फर्म. बिल्कुल जी हिस्टोरिकल कंसेप्ट में मैंने यही पढ़ा हुआ है. जिस कॉस्ट पे आप एसेट परचेज कर लोगे उस कॉस्ट पे आप एसेट को रिकॉर्ड कर लोगे. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. पहले उसने इसका असर्शन दे दी, फिर उसका रीजन बता दिया कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के कारण हमारे पास जो भी जो एसेट्स होती है उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों हिस्टोरिकल कॉस्ट को बता रहे हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर के तौर पर जो रीजन दिया गया है वो ए का ही रीजन दिया गया है. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है जी. 1 घंटा 19 मिनट हो गए हैं. मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करूंगा, अगले लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है जी. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया.